लाडले बच्चे ज्यादातर घरों के अंदर आपको मिल जाएंगे। ऐसा एक लाडला बेटा होता है जमींदार साहब का, और उस लाडले बेटे की पहले शादी होती है तो वो पत्नी भी सुहागरात के दूसरे दिन ही उसे छोड़कर चली जाती है और फिर कह देती है कि मुझे इससे अलग होना है, इसके साथ नहीं रहना। उसके बाद जमींदार साहब दूसरी शादी कराते हैं तो दूसरी वाली पत्नी भी ऐसा ही करती है। फिर तीसरी शादी होती है और तीसरी पत्नी भी ऐसा ही करती है। इसके बाद जो लड़का होता है वो उसका लाड पूरा के पूरा धरा रह जाता है और उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है। वह वहां से एक दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन वहां से जब कुछ दिनों बाद वापस लौटता है गांव में तो सभी गांव वाले देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि जिसकी पत्नी सुहागरात से दूसरे दिन घर पर नहीं टिक पाती थी, उसके एक बच्चा भी हो गया है और इतनी खूबसूरत पत्नी उसकी कैसे आ गई। दरअसल ये लड़का एक खूबसूरत महिला से शादी करके उसके साथ घर आया था अपने बच्चे के साथ। क्या हुआ था ऐसा और किस कारण से उसकी पत्नी सुहागरात से दूसरे दिन ही घर से चली जाया करती और फिर वापस आने का नाम नहीं लेती थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के अंदर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है केशव। केशव के जो पिता हैं वो बहुत बड़े जमींदार हैं और रुपए पैसों की उनके पास कोई भी दिक्कत नहीं है। केशव अपने माँ बाप का काफी ज्यादा लाडला है क्योंकि उसके अलावा उनकी कोई और संतान नहीं है, तो अपने बच्चे को वो सारी सुख सुविधाएं देते हैं और इसी लाड प्यार के चलते बच्चा पढ़ लिख भी नहीं पाता है। यानी कि वह पढ़ाई लिखाई से जी चुराने लगता है और फिर पिता सोचता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास इतनी खेती बाड़ी है तो कौन सी परेशानी हो जाएगी, इसको ऐसे रह लेने देता हूँ। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जो केशव है वो बड़ा हो जाता है और शादी के योग भी हो जाता है। अब जैसे ही केशव शादी के योग होता है तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करते हैं और उसके पिता उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगते हैं। ढूंढने से उन्हें एक रिश्ता मिलता है। लड़की का नाम लता होता है और लता काफी ज्यादा पढ़ी लिखी थी। अब जैसे ही केशव के पिता उस लड़की को देखते हैं तो लता देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत थी और उससे उसकी शादी तय करा देते हैं। शादी तय होने के बाद दोनों परिवार तैयारियों में जुड़ जाते हैं और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जब शादी का दिन नजदीक आता है तो यहाँ पर केशव और लता दोनों की शादी भी हो जाती है। और शादी से पहले लता को पता था कि यह जो केशव है ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ ही कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उससे शादी करती है क्योंकि उसके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। और इसके बाद जब शादी हो जाती है और सुहागरात का दिन आता है तो सुहागरात की रात को लता अपने कमरे में इंतजार कर रही थी। केशव जो होता है वह अपने यार दोस्तों के पास घूमने फिरने के लिए चला गया था और वहां पर ड्रिंक करने लगता है क्योंकि कभी कभार वो पी लिया करता था। और जब उसके दोस्त कहते हैं कि हाँ भाई सुहागरात है आज तो तुझे पीना होगा, तो उसी वजह से वह शराब पीकर वापस घर लौटता है। अब जैसे घर लौटता है तो उसकी जो भाभी होती है पड़ोस की, वह कहने लगती है अरे आज के दिन भी तू ऐसे घूम रहा है, चल तुम्हारी पत्नी तुम्हारे कमरे में इंतजार कर रही है। इसके बाद जो केशव है वह कमरे के अंदर जाता है और कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। दूसरे दिन सुबह होती है, सुबह सुबह दरवाजा खुलता है, लेकिन सुबह सुबह जैसे ही लड़की के कमरे का दरवाजा खुलता है तो उसी दौरान यहां पर लड़की के माता पिता भी यहां पर आ गए थे। और जैसे वो आते हैं तो आते अपनी बेटी को अपने साथ बिठाकर चुपचाप यहां से ले जाते हैं। लोग पूछते रह जाते हैं कि आखिर क्या हुआ, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देते हैं। लड़की जो होती है अपने मायके चली जाती है और उसके बाद वापस आने का नाम नहीं लेती है। दरअसल यहां पर लड़की ने सुबह सुबह अपने पिता के पास फोन कर दिया था और कह दिया था कि पिताजी अगर आप मुझे जीवित देखना चाहते हो तो यहां पर आ जाओ और मुझे अपने साथ ले जाओ, इस घर के अंदर मैं अब नहीं रुक सकती, आपको यहां पर आना होगा। माता पिता समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो साफ साफ बोल देती है, कहती है कि ऐसी बात है मैं आपको बता भी नहीं सकती और इसी वजह से आप मुझे यहां से ले जाओ, इसके साथ मेरा समय व्यतीत नहीं होगा। अब ये बातें घूमते घूमते जो केशव होता है उसके पिता जमींदार के पास भी आती हैं और वह सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिस वजह से लड़की ने ऐसा कह दिया, क्या कमी है मेरे बेटे में। ऐसा सोचकर वह अपने बेटे से पूछना भी चाहता है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पाती है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद यहाँ पर जो पिता होता है वह अपने बेटे को बहू को लेने के लिए भेज देता है। कहता है कि उसे लेकर आ, तुमने ऐसा क्या कर दिया जो वो वापस आने का नाम नहीं ले रही और सुबह सुबह ऐसे यहाँ से भाग गई। उसके बाद जो केशव होता है वह जाता भी है लेने के लिए, लेकिन वो उसके साथ आने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे तो तलाक चाहिए। इसके बाद केशव आकर अपने घर वालों को बताता है। घर वाले भी सोचते हैं कि कोई न कोई बात होगी, लड़की में ही कोई दिक्कत है, जब ये लेने के लिए गया है तो उसे आना चाहिए था। इसके बाद घर वाले उसका तलाक करवा देते हैं और यहाँ पर अब केशव के लिए दूसरी लड़की ढूंढी जाती है। ढूंढने से उन्हें एक और लड़की मिल जाती है जिस लड़की का नाम गीता होता है, जो कि गरीब घर से बिलोंग किया करती थी।
क्योंकि पिता सोच रहे थे कि वो पैसे वाली है, इसी वजह से उसे घमंड होगा पैसों का और इसी वजह से वह इस तरह से चली गई है। इसके बाद गरीब घर की गीता से उसकी शादी तय की जाती है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद गीता भी घर पर आती है, लेकिन सुहागरात के अगले दिन वो भी इसी तरह से अपने घर वालों के पास फोन करती है और यहाँ से चली जाती है और उसे तलाक ले लेती है। अब फिर से उसका तलाक हो गया था और इस बार यहाँ पर जो पिता है वो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पहले जो खामियां दिख रही थी लड़की में वो सारी खामियों को पूरी करते हुए अब उसने अपने बेटे की शादी कराई थी। इसके बाद वह अपने बेटे से फिर से पूछना चाहते हैं, लेकिन नहीं पूछ पाते और इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है। कुछ समय बाद पिता का एक दोस्त होता है जो कि उड़ीसा से शादी करवाया करता था। वहां पर लड़के को ले जाते और उसकी शादी करके वहां से ले आते और वह सोचने लगता है कि वहीं से शादी करवा दूं, शायद वो लड़की रुक जाए, क्योंकि उसका तो कोई घरवाली नहीं होगा, किसके पास फोन करेगी और कहां पर जाएगी। ऐसा सोचकर जो पिता होते हैं अपने उस दोस्त से कांटेक्ट करते हैं और उसे बताते हैं कि भाई देख, मैं काफी ज्यादा परेशान हूं, तुझे तो पता ही है कि मेरे बेटे की जो पत्नियां हैं वो एक रात के बाद ही यहां से निकल जाया करती है, न जाने ऐसा क्या करता है हरामखोर। उसके बाद लड़की यहां पर रुकती नहीं है। अब तू कैसे भी करके वहां से शादी करवा दे, क्योंकि वो यहां से जा ही नहीं सकती तो फिर कहां जाएंगी। अब इस बात को सुनकर जो उसका दोस्त होता है वह भी तैयार हो जाता है और एक अंजू नाम की लड़की से उसके बेटे की शादी करवा के उसे यहां पर ले आता है। यहां पर वह लड़की आ जाती है, लेकिन जैसे सुहागरात होती है तो सुहागरात के बाद जो अंजू होती है दूसरे दिन वह भी चुपचाप घर से गायब हो जाती है और यहां से जैसे तैसे सवारी पकड़कर वापस से अपने वहां पर चली जाती है। अब गांव के अंदर जब यह बात फैलती है तो गांव वाले भी सोचने लगते हैं कि शायद लड़के के अंदर कोई गहरी कमी है, जिस वजह से लड़कियां सुहागरात के बाद ही उसे छोड़कर चली जाती हैं और कोई भी बात निकलकर सामने नहीं आती है। धीरे धीरे कुछ समय बीता और समय के साथ साथ यहाँ पर जो केशव होता है वह अब नशे का आदी हो जाता है। बहुत ज्यादा नशा किया करता और दारू के साथ साथ इस तरह के नशा भी करने लगता है, यानी कि जो अलग तरह के बड़े बड़े नशे होते हैं उन सभी को करने लगता है। माता पिता जब अपने बेटे की हालत देखते हैं तो उसके बाद उसको पैसा देना बिल्कुल से बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि जब इसके पास पैसे नहीं रहेंगे तो उसके बाद अपने आप नशा छोड़ देगा। लेकिन उसको नशे की काफी ज्यादा लत थी और इस लत के चलते वह अपने घर वालों से लड़ाई झगड़ा भी करने लगता है। माता पिता जब देखते हैं कि यह नशे की लत के चलते अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेगा तो उसी वजह से उसे अपने एक रिश्तेदार के यहां पर मुंबई भेज देते हैं। अब मुंबई में जाकर वो रहने लगता है, काम धाम तो कुछ किया नहीं करता है, लेकिन कुछ हद तक उसका नशा कम हो गया था। अब चूंकि केशव अब दूसरे के घर पर रहा करता है तो वहां पर उसे काम की उम्मीद की जाती है, लेकिन वो वहां पर बिल्कुल भी काम नहीं करता है और इसके बाद वो घर वाले उसे धक्के देकर निकाल देते हैं। कहते हैं कि हमने कोई तेरा ठेका नहीं ले रखा, निकल जाए यहाँ से। इसके बाद केशव वहां से निकलता तो है, उसका मन भी करता है कि वो गाँव चला जाए, लेकिन वह गाँव पहुंचता नहीं है, क्योंकि गाँव में उसे सभी की तृष्णा का सामना करना पड़ता कि इसको कोई भी पत्नी नहीं रोका करती है और इस वजह से वो थोड़ा सा गंभीर होकर अब सोचने लगता है कि क्यों ना यहीं पर रहकर अपना बाकी का जीवन बिताया जाए, क्योंकि पत्नी तो कोई टिकी नहीं रही है, कम से कम अपने जीवन को तो अपने दम पर जी सकता हूं। ऐसा सोचकर जो केशव होता है वहीं पर एक किराए का कमरा लेता है और खुद मजदूरी करके पैसे कमाने का तय करता है। वह लेबर चौक पर जाया करता, वहां पर मजदूरी किया करता, जो पैसे मिला करते उनसे खाना पीना खाया करता और छोटी मोटी शराब वगैरह थोड़ी बहुत पी लिया करता। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जब एक दिन वह लेबर चौक पर खड़ा हुआ था तो उस समय सुबह से दोपहर हो गई थी, लेकिन अभी तक कोई उसे घर के लिए काम के लिए ले जाने नहीं आया था। तो वह काफी ज्यादा उदास होता है और वहां से जाने वाला होता है, लेकिन तभी एक महिला स्कूटी पर आती है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत थी और वह स्कूटी आकर उसके सामने रुकती है। कहती है कि क्या तुम काम करना चाहते हो। अब इस बात को सुनकर जो केशव होता है वो कहता है कि हाँ जी मैडम, मैं काम करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ, बताओ क्या काम है। तो वो कहती है कि बैठो मेरे साथ, जो काम बोलूंगी वो तुम्हें करना होगा और कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो केशव होता है उसके साथ बैठ जाता है और वो उसे अपने बहुत बड़े बंगले पर ले जाती है, जो कि आलीशान बंगला था और उसके अंदर पार्क में थोड़ी सी घास हो रखी थी और उसी घास को काटने के लिए उसने उसे यहां पर बुलाया था। वैसे तो मशीन थी, लेकिन मशीन को ही चलाने के लिए उसे एक वर्कर चाहिए था। वो कहती है कि देखो पैसे खूब एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तुम चिंता मत करो, लेकिन इस मशीन से तुम्हें इस घास को अच्छी तरह से काटना है और सारी घास को यहां पर इकट्ठा कर देना है। उसके बाद जो केशव है वह उस काम को करने लगता है मेहनत से, और जब वह मेहनत से काम करता है तो उसका पूरा बदन पसीने से दरबदर हो जाता है। अब जो महिला इसे लेकर आई थी उसका नाम रेखा होता है और रेखा की उम्र कम से कम 35 साल है। 35 साल की रेखा, जो कि काफी दिन पहले, लगभग आज से 10 साल पहले विधवा हो चुकी है और इस बंगले के अंदर रहा करती है। उसके पास अपनी कई कंपनियां हैं और उन कंपनियों को चलाया करती है। और वह रेखा जब केशव को देखती है मेहनत करते हुए तो उसके बाद उसकी तरफ देखती ही रह जाती है। धीरे धीरे वह उसे बैठकर देखती रहती है। इधर जो केशव होता है वह काम करता रहता है, लेकिन जैसे
ही उसका काम कंप्लीट होता है और वो कहता है कि मैम साहब मैं जाऊं, तो उसके बाद रेखा पूछने लगती है कि तुम कहां से हो और यहां पर क्या कर रहे हो। तो उसके बाद केशव उसे अपनी पूरी कहानी बता देता है। कहता है कि मैम साहब मैं फलाने गांव का रहने वाला हूं, मेरे पिता अच्छे खासे जमींदार थे, लेकिन उसके बाद जब मेरी शादियां होनी स्टार्ट हो गई तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई, क्योंकि पहली पत्नी भी ऐसे ऐसे चली गई, दूसरी पत्नी भी ऐसे ऐसे चली गई और जो तीसरी पत्नी थी वो भी इस तरह से वहां से गायब हो गई। उसके बाद से गांव में लोग इस तरह से कहने लगे मैं मुंबई आया और मुंबई आने के बाद यहां पर लेबर का काम किया करता हूं और यहीं पर किराए के कमरे में रहा करता हूं। अब जब वह महिला जिसका नाम रेखा होता है वह ये बात सुनती है कि वहां का रहने वाला है और काम भी अच्छी तरह से कर लिया करता है और इसकी पत्नी से छोड़कर चली गई न जाने किसी कारण से और इसे भी कारण के बारे में नहीं पता, तो उसके बाद वह सोचने लगती है कि इस कारण के बारे में मैं ही जान लेती हूं और इसको यहीं पर रोक लेती हूं। वह उस पर तरस खाती है, उसे यहां पर रखती है और उसके बाद इससे बातचीत किया करती है और पूछने लगती है कि क्या क्या हुआ था। लेकिन स्टार्टिंग में जो केशव है वो इन बातों को करने से शर्माता है, यानी कि वो उससे सुहागरात की बात के बारे में पूछा करती थी और वह उसे बताता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ यहाँ पर वह उसे काम भी दिया करती रोज सुबह सुबह और कुछ पैसे भी दिया करती है, तो उन पैसों से वो शराब पी लिया करता है। तो रेखा सोचती है कि क्यों ना इसे अच्छी सी शराब पिला जाए और जब ये शराब के नशे में धुत हो जाएगा तो उसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि आखिर क्या कारण है। ऐसा ही जो रेखा है वो करती है, लेकिन जब वो उसे शराब पिलाती है, शराब के नशे में धुत करती है और उसके बाद उससे पूछती है कि क्या क्या हुआ था, तो जो केशव है वो पूरी कहानी बयां कर देता है। वह बताता है कि उसके दोस्तों ने कहा था कि बिल्कुल भी कमजोर मत पड़ जाना और इसी वजह से वह बहुत ही जंगली तरीके से अपनी पत्नियों के साथ इस तरह से संबंध बनाया करता था कि उसके बाद वह दूसरे दिन घर को छोड़कर भाग जाती हैं। जब ये बातें रेखा को सुनाई देती हैं तो उसके अंतर मन की इच्छा भी जाग जाती है और उसके बाद वह उसके मौके का फायदा उठाती है। लेकिन इस बार जब उसके मौके का फायदा उठाती है तो उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है और जैसे दूसरे दिन सुबह सुबह केशव जगता है, क्योंकि शराब का नशा उतरा था और उतरने के बाद वह देखता है कि वो तो मालकिन के बिस्तर पर है, तो उसके सामने हाथ जोड़ने लगता है। कहता है कि मैडम मुझे माफ कर दो, रात नशे में हो गया था, इस वजह से सब कुछ हो गया है। लेकिन तभी जो मालकिन रेखा होती है वह उसकी तरफ मुस्कुराती है, कहती है कि देखो मेरी ना तो कोई संतान है, रुपया पैसा काफी ज्यादा है, लेकिन आज मुझे जो सुख मिला है वो शायद कहीं भी नहीं मिला और मैं ना तुमसे शादी करना चाहती हूं। इस बात को सुनकर केशव एकदम से हैरान हो जाता है, लेकिन फिर जब उसकी तरफ गौर से देखता है और उन बातों को सोचता है जो गांव में उससे कही जाया करती थी कि इसके अंदर कोई ना कोई कमी है, इसी वजह से लड़कियां भाग जाया करती हैं, तो उसके बाद उसे लगने लगता है कि यही सही रहेगा, क्योंकि वैसे भी मैं अपनी जिंदगी को एकांत में जीना चाहता हूं, तो क्यों ना मैं इससे शादी कर लूं। उसके बाद वह भी इस बात के लिए हामी भर लेता है। दोनों की एक साधारण तरीके से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद केशव और रेखा इसी घर के अंदर रहते हैं। लगभग जैसे 1 साल बीतता है तो 1 साल के बाद रेखा को एक बच्चा भी हो जाता है और जैसे ही बच्चा होता है तो उसके बाद उसे अब अपने माता पिता की याद आने लगती है, क्योंकि वो जब पिता बना था तो उसे भी पिता की फीलिंग की कदर होती है और उसे लगने लगता है कि मेरे पिता भी मुझे याद किया करते होंगे। इसके बाद वह रेखा से कहने लगता है कि क्या हम लोग गांव में जा सकते हैं। इस बात को सुनकर रेखा भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और वो कहती है कि कुछ दिन रुक जाओ, बच्चे को थोड़ा ठीक सा हो लेने दो, उसके बाद हम दोनों एक साथ चलेंगे और बच्चे को भी लेकर चलेंगे। ऐसा ही वो मानता है कि सब उसकी कंपनियों को संभालने में उसकी मदद किया करता है और घर के सारे काम को खुद ही देखा करता है। इधर जो रेखा है वो केशव के हिसाब किताब से काफी ज्यादा खुश रहती है और धीरे धीरे जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो दोनों के दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से सीधा जो केशव के पैतृक गांव होता है वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद जब केशव उस गाड़ी से उतरता है और साथ में रेखा बच्चे को लेकर उतरती है तो सभी लोग एकदम से दंग रह जाते हैं कि ये तो वही केशव है जिसके बारे में ऐसी ऐसी बातें फैल रही थी, लेकिन आज इतनी खूबसूरत महिला के साथ यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके बाद जो केशव होता है उसके माता पिता भी बाहर निकलते हैं, जो कि अब तक उम्मीद खो चुके थे कि उनका बेटा भी वापस लौटेगा, लेकिन जैसे वो अपने बेटे को देखते हैं तो एकदम से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो झट से आकर अपने बेटे के गले लग जाते हैं। बेटा भी अपने माता पिता को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और जितना भी बचपना लाड प्यार की वजह से उसके अंदर था वो सारे के सारा अब गायब हो चुका है, क्योंकि उसने संसार की ठोकरें खा ली हैं और उसे पता है कि जब तक माता पिता का साया रहा करता है तब तक ही हम लोगों पर प्यार बरसाया जाया करता है, लेकिन उसके बाद तो किस्मत के डंडे पड़ा करते हैं। वो किस्मत के डंडे खाकर ऐसा सुधर गया था कि वह अपने पिता को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि पिताजी जो कुछ भी आप लोगों के साथ हुआ है वो मेरी गलती है, लेकिन मैंने अपनी गलती को सुधार लिया है। ये देखिए, ये रहा आपका पोता और ये मेरी पत्नी है रेखा।
ऐसा कहकर वह रेखा की तरफ इशारा करता है और रेखा भी एकदम से उसके माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। उसके बाद यहाँ पर केशव के पिता उन दोनों को घर के अंदर ले जाते हैं और वहां पर अच्छी तरह से उनकी खातिरदारी की जाती है। खातिरदारी करने के बाद जो केशव के पिता होते हैं वो केशव की माँ से इशारा करते हैं कि देखो अब इसको पूछो कि आखिर क्या बात है और ये इसके साथ क्यों रुक गई और पहली पत्नी क्यों नहीं रुकी। तो उसके बाद जो केशव की माँ होती है वह अपनी बहू रेखा को अंदर ले जाती है और अंदर ले जाने के बाद जब पूछती है कि आखिर क्या बात थी और तुम्हें पता है इसके बारे में कुछ, क्या तुम वैसे ही इससे शादी कर चुकी हो। तो उसके बाद जो रेखा है वो पूरी बात बता देती है, कहती है कि मुझे सब कुछ पता है और इसका जो तरीका है वो इतना भी बुरा नहीं है जितना कि वो लड़कियां सोचा करती थी। अब मेरी तो पहले से शादी हो चुकी है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। शायद उनको लगता होगा कि ये जंगली है और जंगलियों का सब व्यवहार किया करता है और इसी वजह से ये सब कुछ हो गया है। पूरी बातें निकलकर जब माता पिता के सामने आ जाती हैं तो वो लोग भी इस बात को भुलाकर अब इसी तरह से अपने बेटे के साथ जीवन जीने लगते हैं। कुछ दिनों तक केशव अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ यहीं पर रहता है, लेकिन जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो उसके बाद केशव अपनी पत्नी से कहता है कि चलें वापस। तो उसके बाद पत्नी भी हमें भरती है, लेकिन माता पिता उदास होकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर केशव ने और उसकी पत्नी ने पहले ये प्लान बना लिया था कि केशव अपने माता पिता को उसी घर के अंदर रखेगा जहां पर उसकी पत्नी रह रही है, क्योंकि पत्नी का कोई भी रिलेटिव नहीं है और कोई भी उसके साथ रहने वाला नहीं है। केशव अपने माता पिता को लेकर वहां से सीधा मुंबई चला जाता है और उसी आलीशान घर के अंदर वह अपनी पत्नी, बच्चे और साथ में माता पिता के साथ रहा करता है। रेखा जो कि पूरी तरह से अकेली रहा करती थी, उसको एक पूरा परिवार मिल गया और केशव जिसकी गांव में चारों तरफ बेइज्जती हो रखी थी वो इज्जत वापस आ गई है और उसका नाम भी हो गया चारों तरफ कि मुंबई से शादी की है और वहीं पर अपने माता पिता को ले गया। ये प्रॉपर्टी कुछ थी ही नहीं, उससे भी ज्यादा प्रॉपर्टी उसके पास वहां पर है। ये सारी बातें पूरे गांव में फैल जाती हैं और केशव जब लौटकर इन बातों को सुनता है, यानी कि कोई ना कोई उसके पास फोन करता है या उससे मिलने के लिए जाता है और वहां पर उससे ये बात करता है, तो मन ही मन काफी ज्यादा इतराया करता है और सोचा करता है कि ये सब कुछ तो किस्मत का खेल है। ना मैं वहां से मुंबई आता, ना शराब पीता, ना इस तरह के नशे करता जो घर वाले परेशान हो जाएं और उसके बाद ना मेरी इससे मुलाकात होती। जिंदगी शायद वहां पर तो ऐसी कट जाती क्योंकि पिता के पास अच्छा खासा रुपया पैसा था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।